नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर की शुरुआत राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने फिर से आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। चढ़ावा चोरी अभियुक्तों की रिमांड नहीं मांगा गया है और सभी 8 अभियुक्तों को 14 दिन के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में अपनी सफाई पेश की है और यह कहा है कि विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा हमें आरोपियों की रिमांड नहीं चाहिए। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी अभियुक्त 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अयोध्या पुलिस ने इस बार भी अभियुक्तों का रिमांड कोर्ट से नहीं मांगा है। यह दूसरा मौका है जब गिरफ्तारी के बाद इनकी पेशी हुई है और दोनों मौकों पर कोर्ट में अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड, अभियुक्तों के रिमांड को नहीं मांगा है। और सवाल यह है कि यूपी पुलिस आखिरकार जो अयोध्या चोरी कांड में पकड़े गए अभियुक्त हैं, उनकी रिमांड क्यों नहीं मांग रही है? यह सवाल आपके जहन में जरूर कौंध रहा होगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, तत्काल उसके रिमांड, क्योंकि विवेचना को आगे बढ़ाना है। लेकिन अयोध्या पुलिस कुछ और कह रही है। क्या है, कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। पहली पेशी इनकी 26 जून को हुई और पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी। दूसरी पेशी 29 जून को, यानी आज, और आज भी इनकी रिमांड नहीं मांगी गई है। पुलिस ने फिर से रिमांड नहीं मांगी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस अभियुक्तों की रिमांड को क्यों नहीं मांग रही है? बिना रिमांड क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। अभियुक्तों को तथ्य बदलने का मौका नहीं मिल जाएगा, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल से अभियुक्त मिलकर अपनी कोई नई कहानी तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो अभियुक्त हैं वो एक साथ एक जेल में हैं। जिस केस पर पूरे देश की नजर है, उसमें अयोध्या पुलिस और सीईओ अयोध्या जो जांच कर रहे हैं आशुतोष त्रिपाठी, उनका ये रुख ऐसा कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और रिमांड नहीं मांगने पर पुलिस की दलील यह है कि जांच पूरी नहीं हुई है। इस पर सवाल उठता है कि क्या पुलिस रिमांड से जांच पर कोई असर पड़ जाता है? ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है। यह लचर रवैया अयोध्या पुलिस का और सीईओ अयोध्या का क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ सवाल देखिए। पुलिस की दूसरी दलील यह है कि जांच पूरी होने तक हम इन्हें जेल भेजना चाहते हैं। सवाल उठता है कि बिना अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामदगी कैसे होगी और किंगपिन के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? तीसरी दलील यह है कि साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए उनको समय चाहिए। सवाल यह है कि क्या ऐसे सबूत हैं जिनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस और रिमांड नहीं चाहती है? यह देश का पहला ऐसा मामला होगा। पुलिस की कोर्ट में दलील थी कि रिकवरी का सत्यापन किया जा रहा है। सवाल यह है कि अभियुक्त पुलिस रिमांड में होते तो मदद मिलती। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जेल में रहेंगे और आप बाहर इन्वेस्टिगेशन करिए? पुलिस का कहना है कि जरूरत होने पर रिमांड लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ कब, कैसे और कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अभिजीत, ये हैरान करता है, परेशान करता है, और जो सवाल चोरी पर खड़े किए जा रहे थे, अब इस विवेचना पर भी वही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार इनके साथ इतनी ढिलाई क्यों? और क्या यह मान लिया जाए कि अयोध्या पुलिस लीपापोती कर रही है? कुछ ऐसे आरोप भी लगेंगे इनके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दें कि पुलिस की तरफ से कोई बयान इसमें जारी नहीं किया जा रहा है। वो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें ये कि साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और इसके अलावा स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर रही है पुलिस तमाम लोगों के, और बैंक डिटेल्स भी खंगाल रही है। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है उसको होने में अभी समय लगेगा, और तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस सवालों की एक पूरी की पूरी फहरिस्त तैयार करेगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, क्या क्या पूछताछ करनी है, और उसके बाद पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। फिलहाल जुडिशियल रिमांड मांगी गई 14 दिन की, और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड दे दी गई। लेकिन पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश की, तो जो
ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत में जानकारी दी गई कि अभी चूंकि साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, कई तथ्य जुटाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो जानकारी अभी तक प्राप्त की गई है उस पर भी छानबीन और जांच चल रही है, तो तमाम ये प्रक्रिया को पूरा करने में अभी समय लगेगा। जितनी चीज़ें एकत्रित की जाएंगी, उनके परिजनों से पूछताछ, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, तमाम चीज़ें खंगालने के बाद सबको एक साथ कलेक्ट करके, कोलैबोरेट करके पूरी की पूरी क्वेश्चनर जो है वो तैयार की जाएगी कि क्या सवाल इनसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के इनके जवाब होते हैं, और उसके बाद उनका आपस में मिलान किया जाएगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इसलिए पुलिस रिमांड लेने में अभी समय है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए उन्हें कम से कम 2 हफ्ते का और समय चाहिए, इस तरह की दलील इसमें दी जा रही है। लेकिन हाँ, सवाल ये निश्चित तौर पर उठता है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं, जो पकड़े गए, उनके साथ रिकवरी भी उनके पास से हो गई, उसके अलावा तमाम ऐसे सबूत हैं पुलिस के पास मौजूद हैं जिसमें कि चोरी लेकिन अभिजीत, की सबसे पुष्टि जो बड़ा है वो सवाल लगभग हो ये चुकी है। तो उसके सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार जब ये लूट खसूट मंदिर के अंदर चढ़ावे में मचा रहे थे, तो कौन सा ऐसा शख्स था जिसका वरदस्त इनको मिला हुआ था, जो सब कुछ जानते हुए ढकने और छिपाने की कोशिश। और कल एक आपने रिपोर्ट भेजी थी, इसमें एक नया सीसीटीवी फुटेज है, और उस सीसीटीवी फुटेज और रिकवरी के बाद भी चंपत राय ये कहते नजर आए थे कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आखिरकार किंगपिन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो पुलिस इनसे बातचीत करने से, रिमांड लेने से कतरा क्यों रही है? क्या किसी को बचाना चाहती है इस पूरे मामले में? जो किंगपिन रहा है उसको सामने नहीं लाना चाहती है अयोध्या पुलिस? जी बिल्कुल विपिन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब 5 तारीख को छापेमारी हुई थी और रिकवरी हुई थी, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, आखिरकार वो किस कैपेसिटी में वहां पर गए थे? क्या उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, या फिर चंपत राय के आदेश पर पुलिस छापेमारी कर रही थी और रिकवरी कर रही थी? ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठता है कि 5 जून को जो रेड्स हुई, क्या FIR दर्ज करने के बाद, क्या तहरीर मिलने के बाद पुलिस रिकवरी में साथ गई थी, या फिर पर्सनल कैपेसिटी में ट्रस्ट के लोगों के साथ पुलिस घूम रही थी, रिकवरी कर रही थी? ये सवाल तो निश्चित तौर पर 4 जून को मामला जो है वो संज्ञान में आ गया था ट्रस्ट के। 5 जून को ये रेड की गई, जिसके सबूत हमने सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर दिखाए कि एक सफेद रंग की गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, जिसमें कि एक अधिकारी स्तर का जो व्यक्ति है वो मौजूद है, उसके अलावा ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं। अविनाश शुक्ला को पकड़ के लेकर जाया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है, और साथ में वो बैग भी जिसमें रिकवरी की बात हो रही है। रिकवरी की बात तो स्वीकार कर ली है ना पुलिस ने, जानकारी भी दे दी है। जब 5 तारीख को ये चीज हो गई तो FIR दर्ज करने में 25 दिन कैसे लग गए, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। तो पुलिस का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका रहा है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा इस पूरे मामले को हैंडलिंग करने का जो तरीका रहा है? बिल्कुल अभिजीत, और सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेशली जो निशाना बनाया जा रहा है CEO अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी, उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है और उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बिना FIR के आप किसी के घर पर रेड कैसे करते हैं, बरामदगी कैसे करते हैं? उसके 20 दिन बाद FIR होती है तो सवाल तो उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या चंपत राय, क्या गोपाल राव, क्या अनिल मिश्रा, ये वो तमाम चेहरे हैं जो ट्रस्ट के फेस माने जाते थे। इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई बातचीत, क्या अज्ञात में इनसे पूछताछ, या फिर आगे इनके गिरफ्तारी के चांसेस कुछ आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, ये जानकारी तो सामने आ रही है। मांग ये उठ रही है कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने तो आज ये घोषणा भी कर दी कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो न्यायालय के जरिए वो FIR दर्ज करवाने का काम करेंगे। तो ये मांग तो लगातार उठ रही है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों न की जाए, उनको भी पूछताछ क्यों न उनसे की जाए। तो ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उस दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी या फिर जो चेहरे थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उन तक भी जांच की आंच पहुंचे। बिल्कुल, और कारिंदों पर हाथ डालकर बेशक पुलिस अपनी पीठ को थपथपा रही हो, लेकिन इस पूरे मामले में यह आरोप लग रहे हैं कि बड़े चेहरे किंगपिन को अयोध्या पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह कि एक तरफ रिमांड नहीं मांग रही है और अज्ञात में उन बड़े चेहरों का नाम FIR में डालने से बचा गया था और उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। और अब यह मांग भी उठ रही है कि कम से कम इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिजीत आपका। आप नजर बनाकर रखिए, एक अपडेट अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे चोरी से जुड़े हुए मामले में आपसे लेते रहेंगे। अब क्या अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जानकारी चंपत राय को पहले से थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोगों से वो वीडियो जारी करके झूठ बोलते रहे।
बताया यह जा रहा है कि 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारी को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले। 5 जून को ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ पुलिस टीम अविनाश शुक्ला के घर पहुंची, वहां उससे पूछताछ हुई, उसके घर से नकदी भी बरामद हुई है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ लेकर गई। इसका 24 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है जो 5 जून की रात 8:13 का है। वीडियो में पीले रंग की शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है वो अविनाश शुक्ला बताया जा रहा है, जबकि मंदिर के कर्मचारी के हाथ में काले रंग का बैग है। सूत्र कहते हैं कि काले बैग में रुपयों के बंडल थे। बंडल में करीब 3 से 4 लाख रुपए उसके घर पर बरामद हुआ है और कोर्ट में भी पुलिस ने यह माना है कि जो 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से 80 लाख लगभग 79,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब आपको पूरा क्रम समझाते हैं, कब कब कहां कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। 5 जून को पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर पर रेड की। 25 जून के एफआईआर कराई गई इसमें। इससे पहले 7 जून को चंपत राय ने कहा था कि किसी भी चोरी के आरोप को नकारा उन्होंने, और कहा क्या कुछ कहा था, जरा 5 जून वाली वो बयान सुनवाते हैं आपको। चंपत राय ने 7 तारीख को क्या कहा था, क्योंकि 5 जून को रेड हुई थी और 7 जून को चंपत राय ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। महीनों तक राम मंदिर में यह लूटकांड चलता रहा और उसके सवाल दर सवाल अब भी बाकी है। क्या कुछ सवाल है, जरा बिग बॉल पर कुछ ग्राफिक्स लेकर आए हैं और वो सवाल आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, 4 जून को चंपत राय ने पुलिस को यह बताया कि सवाल उठता है कि चंपत राय को चोरी की जानकारी कैसे हुई और चंपत राय की कहने भर पे पुलिस रेड मारने कैसे चली गई। दूसरी बड़ी बात, 5 जून को अयोध्या पुलिस ने छापा मारा। सवाल है कि क्या यह बात सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता थी और इस जानकारी को छिपाया गया। 5 जून को चोरी के 80 लाख रुपए बरामद करना सवाल खड़े करता है कि आखिरकार चढ़ावा चोरी की बरामद रकम कहां रखी गई, इन 20 दिनों में उसको कहां रखा गया। 5 जून को अनुकल्प मिश्रा के घर पे भी छापेमारी की गई। सवाल है कि चोरी की रकम मिली तो तत्काल एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई। 13 जून को लखनऊ से एसआईटी का गठन का ऐलान। सवाल उठता है कि एफआईआर नहीं हुई तो क्या सबूत गायब किए गए। और 15 जून को एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंचती है। सवाल यह है कि पिछले 10 दिनों में क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या छिपाया गया होगा, उसका कौन जवाब देगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। 15 जून को 27 अप्रैल के बाद का सीसीटीवी फुटेज मिलता है। सवाल उठता है कि क्या गारंटी है कि उससे पहले चोरी नहीं की गई होगी। 15 जून 27 अप्रैल से पहले का वीडियो क्यों नहीं है। सवाल है कि क्या आधार है कि इसके बाद चोरी हुई है। 25 जून की बात कर लें, 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। सवाल यह उठता है कि क्या 20 दिन में सबूत पूरी तरह से मिटाए और गायब नहीं किए गए होंगे, इनको खुली छूट दी गई थी। 25 जून को ट्रस्ट के कहने पर एफआईआर तो दर्ज हुई। अब सवाल यह है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा पर सबूत मिटाने का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए। और 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई। सवाल उठता है कि जो जांच के घेरे में है उसे एसआईटी रिपोर्ट क्यों दी गई। 27 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा। सवाल यह है कि पैसों की हेराफेरी में कोषाध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। 27 जून 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। सवाल यह है कि पुलिस ने आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी। और आज एक बार फिर से पेशी और आज फिर से अयोध्या पुलिस ने 8 अभियुक्तों की रिमांड मांगने से इनकार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं। अगर आज भी जो लोग चढ़ावा चोरी कर ले गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में चला गया है, वहां के सीसीटीवी बंद कर दो, चढ़ावा वापस रख दो, तो आज भी प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। ये पूरा खेल मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ है वहां पे।
वही लोग गड्डियां गिनते थे, वही लोग गड्डियों में ज्यादा रुपए रखते थे और पैसा चोरी करके चंपत हो जाते थे। चंपत के नेतृत्व में, चंपत चंदा चोर पार्टी के कई सारे लोग शामिल हैं। उनकी जांच कौन करेगा? उनको गिरफ्तार कौन करेगा? उनकी भी जांच होनी चाहिए, जो इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ऊल जलूल बोल रहे। चुनावों में राम जी के नाम पर वैतरणी पार करने के लिए ऐसे मनमोहक नारे देने से चलेगा नहीं। राम जन्मभूमि को सत्ता का उपनिवेश नहीं बनना चाहिए, इसको आस्था का ही केंद्र रहना चाहिए। पूज्य संतों का प्रतिनिधित्व हो उसमें, वे नेतृत्व करें उसका, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी और सीईओ बना करके चलाना, उसको सरकारी अधिष्ठान बनाना उचित नहीं है। और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के बयान दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का भी बयान दर्ज किया गया है। कृष्ण मोहन वही शख्स है जिसके कहने पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। वही पुलिस आज जेल में बंद 8 अभियुक्तों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची है और 8 में से 7 अभियुक्तों के खाते इसी ब्रांच में है। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब एफआईआर का दायरा बढ़ाने की कोशिश में है। पुलिस आज जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची है। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए हैं। अब यह जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया है। पुलिस के रडार पर कुछ बैंक कर्मचारी भी हैं। 2 बैंक कर्मचारियों को इस पूरे मामले में पुलिस ने नोटिस दिया। इनके नाम गगनदीप, रत्नेश चतुर्वेदी हैं। दोनों की भूमिका संदिग्ध नहीं बल्कि सक्रिय मिली है। बैंक कर्मियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इन दोनों को ही चढ़ावे की गिनती और कलेक्शन में मौजूदगी रहती थी। आशंका है कि बिना बैंक कर्मियों के मिलीभगत के चोरी संभव नहीं है। साथ ही कहा जा रहा है कि इन दोनों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में लंबे वक्त से यह हेरफेर चालू था। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक हुई है और इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि मामले में कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे। किसी को अब इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र जायसवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इतने दिनों तक इतनी चीजें चलती रही, मिले 4, 5, 8, 9 ये लोग जो शायद इनका नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। बताइए आप कि मेरा ड्राइवर गलती करे मैं ना जानूं, और वहां पर हम शीर्ष पर हम करते क्या रहे आज तक? एक ऑफिसर नहीं, उसके कम से कम 200-300 लोग हैं और 200-300 लोगों के बीच में दर्शन मुश्किल है। और चांदी और सोना और दान पात्र से पैसे रुपए जाना बाहर बड़ा आसान है। तो इसको जनता नहीं स्वीकार कर पा रही। अब राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के मामले में एक नई बात सामने आई है। पुलिस अभियुक्त लवकुश मिश्रा से जुड़े एक नए बने 2 मंजिला घर की जांच कर रही है। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में यह घर बहुत तेजी से बनाया गया और 3-4 महीनों में ही लगभग बनकर तैयार भी हो गया है। अब चलिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं केतन हत्याकांड की। हत्याकांड से जुड़े राज रोजाना बेपर्दा हो रहे हैं और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। 18 जून को यानी जिस दिन केतन की हत्या हुई उस दिन चेतन स्कूटी से लोहागढ़ के लिए गया हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि उसने स्कूटी क्यों चुना, और यह कहानी आपको हम बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जिसके जरिए इस पूरे कहानी को डीकोड करते हैं कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कैसे रिहर्सल किया गया, कैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको बताया जा रहा है, क्यों, कहां, कैसे, वो जरा इसकी टाइमलाइन देखिएगा। चेतन ने लोहागढ़ किला पहुंचने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल किया।
ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश और उसकी रणनीति कुछ इसी तरह की। स्कूटी से वो हायर करता है, उसके पास जो स्कूटी होती है और उससे उस किले तक जाता है, उसकी ड्यूरेशन देखता है, पूरी प्लानिंग करता है ताकि सीसीटीवी की नजरों से बच सके। और अगर स्कूटी सीसीटीवी फुटेज में दिख भी गई तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि चेतन चौधरी को इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से था कि अगर वो कार से जाएगा तो टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम में फास्टैग ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरों में उसकी लोकेशन दर्ज हो जाएगी। इसी डिजिटल रिकॉर्ड से बचने के लिए उसने कार के बजाय स्कूटी से पुणे से लोनावाला के लोहागढ़ किले तक का सफर किया। वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन चौधरी उसी स्कूटी से वापस पुणे लौट आया। अब पुलिस ने चेतन की उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया है जिससे वह हत्या वाले दिन यानी 18 जून को लोहागढ़ किला गया था। चेतन पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला इसी स्कूटी से पहुंचा था। उसने कार का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसी स्कूटी से उसने सफर किया और सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या को अंजाम दिया। अब केतन की हत्या का फैसला अचानक या जल्दबाजी में लिया गया है। यह फैसला बहुत कोल्ड ब्लडेड किया गया था, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक प्लान था जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। केतन हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। अब देखिए कुछ एनिमेशन, कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। हत्या से पहले रिहर्सल किया गया था और एक सिग्नल भी तय किया गया था। इसी तरह से दोनों पहाड़ी पर गए थे। पहले यह तय किया गया था मैं उसको यहां लेकर आऊंगी, इस तरह से खड़ी रहूंगी और एक सिग्नल दूंगी। सिग्नल क्या था? मैं झुकूंगी, पैर के वो जो शूज होते हैं उसकी फीतों को बांधने की कोशिश करूंगी। तुम इसके बाद समझ जाना कि यही वो राइट टाइम है जिस पर तुम्हें धक्का देना है। सिया और चेतन ने पूरी प्लानिंग की थी कि केतन को धक्का कब देना और हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है। पुलिस की माने तो जूते का फीता बांधने के बहाने सिया ने नीचे बैठकर चेतन को इशारा किया था। सिया का बैठना एक तरह का सिग्नल था, जिसके बाद पीछे से आए चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया और वो बेमौत मारा गया। केतन और सिया की प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले वो लोग थे। 6 जून को बाली जाने का उनका प्लान था। फ्लाइट पकड़ने के लिए दोनों पुणे से मुंबई भी पहुंचे, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया। सिया जिस कैब से मुंबई गई उस कैब के ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। रिया गाडीत बसत नव्हती, त्याच्या भावानं सोहेलने तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं। मला मध्ये येऊन दाखवा। मग मी पार्किंगला गेलो, ते दोघ जण आले होते मुलं। आल्यानंतर ते पासपोर्ट बघितला, बॅटरी लावून मोबाईलची सगळं, मग गाडीमध्ये काहीच नव्हतं। मग मी नंतर आलो बाहेर, मग मला आमच्या मालकाने दुसरं भाडं दिलं, मी आलो। अब केतन हत्याकांड की जांच में टाइमलाइन का बहुत ज्यादा महत्व है। वो पूरी टाइमलाइन क्या है, कब, कहां, कैसे, किस तारीख को किसने क्या सोचा और कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जरा वो टाइमलाइन जान लीजिए। 18 जून को सिया और चेतन ने केतन की हत्या कर दी। केतन की मंगेतर सिया ने हत्या को पहले हादसा बताया। 21 जून को केतन के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। 23 जून को शक के आधार पर चेतन की गिरफ्तारी हुई। चेतन के बाद सिया की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 26 जून को सिया और चेतन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अब इस खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर में छात्रों से बेरहमी से पिटाई की। छात्रों की पिटाई हॉस्टल मालिक जिनको अपने घर में रखता है उनके साथ कैसी गुंडागर्दी करता है, जरा ये सीकर से आई खबर को देखिए। सीकर से आई हैरान करने वाली तस्वीर है। देखिए कैसे दबंग हॉस्टल में रहने वाले उन बच्चों को जो नीट की, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, कैसे बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। छात्रों के पिटाई की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया। छात्रों से मारपीट का यह वीडियो राजस्थान के सीकर का है। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों का एक दूसरे छात्र से विवाद हो गया, जो हॉस्टल के मालिक का रिश्तेदार है। इस पर हॉस्टल का मालिक युवकों के साथ हॉस्टल पहुंचा और छात्रों की बेरहमी से पिटाई करने लगा। इस दौरान वीडियो कॉल कर दूसरे छात्र के परिजनों को भी इसको दिखाया गया। आरोप
आरोप है कि दबंग करीब 2 घंटे तक छात्रों को हॉस्टल के कमरे में बेरहमी से पीटते रहे। छात्र मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन ना ही कोई उसे बचाने आया और ना ही पिटाई कर रहे दबंगों को उन पर रहम आया। छात्रों से उनका मोबाइल छीन लिया गया, उन्हें परिजनों से बात तक नहीं करने दिया गया और बुरी तरह पिटाई के बाद भी छात्रों का कोई इलाज या दवा तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। दबंग उन्हें अपने साथ कोचिंग ले गया और फिर हॉस्टल लाकर छोड़ा। छात्रों ने एक दोस्त से मोबाइल लेकर अपने परिजनों को अपने साथ हुए इस मारपीट की जानकारी दी, जिसके बाद दबंगों के खिलाफ अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारा फ़ोन जमा कर लिया उन्होंने, पूरे हॉस्टल के अंदर मना कर दिया कि इन्हें ना तो दवाई देनी है किसी को, ना इन्हें किसी ने फ़ोन दिया तो फिर देख लेना। तो मैंने मेरे रूममेट से छुप के फ़ोन लिया और मेरे पापा को फ़ोन करके मैंने पूरी हमारी पिटाई करने से पहले हमारा फ़ोन ले लिया था। फिर हमें सब लड़कों को बोल दिया था इनको फ़ोन वोन कुछ नहीं देना है। तो फिर क्या नाम है, मैंने कैसे जैसे मेरे रूममेट का फ़ोन छुपा के लिया, फिर उसमें उससे घर वालों को कॉल किया, फिर रात को मेरे भैया आए, फिर मेरे को लेके गए। फिर रात को सवाल यह है कि बच्चों की लड़ाई में हॉस्टल मालिक का क्या किरदार है। लेकिन मालिक आता है और 3 लोगों के साथ इन हॉस्टल में रहे बच्चे जो लगभग नाबालिग नजर आ रहे हैं, उनके साथ ये दरिंदगी करता है। अब देखिए, हॉस्टल मालिक इस पूरे मामले में 3 लोगों के साथ मिलकर छात्रों को पीट रहा है। रात 10 से 12 बजे के बीच में छात्रों के साथ इस बेरहमी को अंजाम दिया गया है। छात्रों से मारपीट की पूरी घटना 26 जून की रात की है। अभियुक्तों के खिलाफ इस पूरे मामले में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मारपीट और बंधक बनाने का मामला परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया गया। अब न्यूज काउंटर पे खबर को बदलते हैं और बात सरकारी अस्पतालों में दिन ब दिन बढ़ रही लापरवाही की, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब देखिए, स्वास्थ्य विभाग ये अंधा कर देता है, और किसको? 19 महीने के बच्चे को, जिसने अभी तो दुनिया देखना शुरू भी नहीं किया था। मध्य प्रदेश का सागर जिला बंडा तहसील का सिविल अस्पताल, और यहां एक महज 19 महीने के मासूम बच्चे को मामूली सर्दी खांसी और आंखों के इलाज के लिए इस सरकारी अस्पताल लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही ने उस मासूम की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा घोल दिया है। यह कहानी सिर्फ एक अस्पताल की घोर लापरवाही की नहीं है, बल्कि उस मर चुके सिस्टम की है जो हर दिन किसी न किसी गरीब की बलि लेता है। पीड़ित पिता इंद्राज विश्वकर्मा ने अपने बेटे विनय को लेकर बंडा सिविल अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पर मौजूद डॉक्टर और उनके स्टाफ ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए आंखों में डालने वाला आई ड्रॉप, नाक साफ करने वाली जो नोजल ड्रॉप है, उसकी जगह डाल दिया। सोचिए, बलगम साफ करने की दवा मासूम की आंखों में डाला गया है। दवा डालते ही मासूम चीख पड़ा, तड़पने लगा, लेकिन डॉक्टरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि यह कितनी बड़ी लापरवाही की गई है, जिससे उस बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सफेद एप्रन पहनकर एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले इन डॉक्टरों को क्या आई कि ड्रॉप और नोजल ड्रॉप के बीच इन्हें फर्क भी नहीं समझ में आता है। सिस्टम ने मासूम को अंधा कर दिया। ऐसे में नाजुक हालत में मासूम को जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल से भोपाल एम्स रेफर किया गया और एम्स के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मासूम की जांच की है। गलत दवा से मासूम की आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। एम्स के डॉक्टर ने पिता को पुलिस में जाने की सलाह दी है। पुलिस का अस्पताल स्टाफ के खिलाफ शिकायत का आवेदन फिलहाल थाने में दे दिया गया है। बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंडा अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, आंखों में उसको ऑपरेशन चली गई। आपने और कहाँ दिखाया? हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में, तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले FIR कर दो। तो हम यहाँ पे FIR के लिए कुछ सुनने बैठे, कल भी आए थे, आज भी आए। अब जब यह मामला मीडिया में उछला तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोक स्वास्थ्य महकमे हमेशा की तरह देर से जागता है। सागर के CMHO ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी इस पूरे मामले में गठित कर दी है। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मेरे को मिली है। इसमें CMHO कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें जो एक ड्रॉप बताए गए हैं जो
लिखा था पर्चे में आंखों की और नाक की दे दी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो जांच में पता चलेगा सर, ये है तो आपके हॉस्पिटल से, तो आप ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि हमारे देश का सरकारी स्वास्थ्य ढांचा आज की तारीख में वेंटिलेटर पर है, जहां दवा के नाम पर जहर और इलाज के नाम पर अंधकार परोसा जा रहा है। 19 महीने के मासूम की सूनिया के आज सूबे के मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की और इंसाफ की भीख मांग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में अब बात आपको सावधान करने वाली खबर की, क्योंकि स्विमिंग पूल में छलांग लगाने से एक युवक की जान चली गई। इस खबर को देखना और इसकी डिटेल को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर हमारी आपकी सबकी चाहत होती है कि गर्मी के महीनों में स्विमिंग पूल में नहाया जाए और किसी ऊंचाई वाली जगह से इस तरह से जंप लगाया जाए, लेकिन अगर आप बिना जाने समझे स्विमिंग पूल की गहराई को जाने बिना जंप लगा रहे हैं तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें उसके दोस्त, जो शख्स मारा गया है, उसके दोस्त हंसते मुस्कुराते मोबाइल के कैमरे ऑन करके इस वीडियो को शूट कर रहे थे। तभी क्षणिक टकले नाम के शख्स ने कमरे की छत से स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाई और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पानी में नहीं बल्कि मौत की छलांग लगा रहा है। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पानी उथला होने के कारण, यानी 4 फीट होने के कारण, उसका सीधा सिर जाके स्विमिंग पूल के बेसमेंट, जो कंक्रीट से बना हुआ फर्श होता है, उस पर तेजी के साथ जाकर टकराता है। डाइव लगने के बाद जब वो कुछ सेकंड तक सतह पर नहीं आता तो वीडियो बना रहे दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो चीखते चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। यह पूरा वाकया महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का है। चंद सेकंड के रील वाले रोमांच और कूल देखने की सनक ने एक हंसते खेलते परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। जिस स्विमिंग पूल में क्षणिक ने छलांग लगाई थी उसकी गहराई करीब 4 फीट थी। क्षणिक 20 जून को अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने कोल्हापुर से मालवण के वायरी इलाके में एक रिजॉर्ट में गया था। इस दौरान स्विमिंग पूल में हादसा हो गया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। अब स्विमिंग पूल में क्या सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी है, वो डिटेल्स और उसकी कुछ ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। अब देखिए, पूल में उतरने से या कूदने से पहले पानी की गहराई की जांच करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां नो डाइविंग बोर्ड लगा हो, यानी कूदना मना है, वहां पर बिल्कुल भी छलांग ना लगाएं। लाइफ गार्ड या ट्रेनर की मौजूदगी में ही स्विमिंग पूल में उतरें। ऊंचाई पर चढ़कर पुल में छलांग लगाने की कोशिश ना करें। शराब पीकर या किसी भी प्रकार के नशा करने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ना उतरे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, इन नियमों को नहीं मानते, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं। अब देश के कई हिस्सों में मौसम की मार, कहीं सूखा है और कहीं बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं, इलाके में बाढ़ के पानी में लोग डूब रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिंदगी थमती नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें देखिए। अरुणाचल में लैंडस्लाइड का कहर और बाढ़ से असम में हाहाकार मच रहा है। चारों तरफ जल प्रलय हो रहा है और इसके अलावा आफत की बारिश इसे कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बीते 24 घंटे से लगातार इन इलाकों में बारिश हो रही है और ये सैकड़ों लोगों को बेघर कर गई है। महाराष्ट्र में बारिश ने शहरों की रफ्तार को रोक दिया है। मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। सड़कें दरिया बन गई हैं, रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और कई इलाकों में जल भराव इतना ज्यादा है कि गाड़ियां पानी में आधी डूबती नजर आ रही हैं। नॉर्थ बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश के चपेट में हैं। बाढ़ के पानी ने सड़कों और घरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश इन दोनों कुदरत का कहर झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है।
कई जगह से भूस्खलन की खबरें और तस्वीरें दोनों सामने आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के करीब 9 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं राज्य के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ों में उतरता पानी अब गांवों और शहरों को डुबो रहा है। और अगली तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से आई है, ये और हैरान करने वाली है। अब देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर इलाके की हैं। अचानक आई बाढ़ से कुछ लोग दूसरी तरफ फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उफनते नाले पर रस्सी बांधी गई। रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बाढ़ और बारिश की इन तस्वीरों के साथ न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।